इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी संसाधन एवं विकास, जिसका दूसरा पाठ है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इन सारे संसाधनों के बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे, हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पढ़ते हैं जो पहले कहानी दिया हुआ है। कहानी को समझने के बाद ही आगे का पाठ्य शुरू होगा। जैसे मैं कहानी बताता हूँ। तंजानिया, जो अफ्रीका में है, तंजानिया के एक छोटे गांव में, अब तंजानिया को अफ्रीका बोलते हैं, पहले तंजानिया बोलते थे, एक छोटे गांव में मंबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती थी, सुबह में जल्दी उठती थी। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है कि भाई उनके बकरियों की जो देखभाल करते हैं। पहले तो नौकरी वगैरह था नहीं, लोग मेहनत करते थे, बस जो जिसके पास पैसे होते थे वो रोजगार करते थे। वो आज भी है, लेकिन आज पढ़ लिख कर लोग नौकरी करते हैं। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि थी, पथरीली भूमि थी। मंबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद मात्र मकई, मक्का और सेम ही उगा सकते थे, बाकी कुछ नहीं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के लिए खाना पर्याप्त नहीं था। साल भर का भोजन उनके लिए पर्याप्त नहीं था। देखिए, बगल में एक बॉक्स दिया है पीला कलर का, उसमें लिखा है आओ कुछ करके सीखें। उसमें लिखा है जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करें, मतलब उसके बारे में जानें, उसके बारे में लिखें और अपनी कक्षा में परिचर्चा करें, मतलब उसके बारे में डिबेट करें, बातें करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। ये हमें जानना है कि किनके द्वारा जीवन शैली प्रभावित हुई है। ओके, और इसके बाद में आप लिखो और उसको इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, कोई भी व्हाट्सएप नंबर मेल पे आप सबमिट कर सकते हो। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्गीय भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रम करने का कारखाना चलाता है, ऊन बनाने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बड़ा कुछ दूर पर, मतलब उनके जहां भेड़ रहते थे वहां से बहुत कुछ दूर पे, बड़ा कुछ दूर पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। और वो जो पहाड़ी है उसी पे उन लोगों का मतलब बसेरा होता है, वहीं पर रहते हैं। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है और उनके परिवार जो थे पीटर के, वे जैविक कृषि द्वारा वहां पर सब्जी भी उगाते थे। बायो नहीं, अब तो भाई सब रासायनिक हो गई है, लेकिन उस समय जैविक होता था। जो बकरी भेड़ होते थे उनके मल को उसमें डाल दिया जाता था। मंबा और पीटर का दोनों का कहानी तुम सुन लिए। मंबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी की एक उपयोग की विभिन्नता के कारण है। मतलब उनके उपयोग के विभिन्नता के कारण है कि जैसा मिट्टी वैसा उपयोग, जैसा काम वैसा भेष। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। जैसे में कहीं पे भूमि की गुणवत्ता कम होती है तो कहीं ज्यादा, मृदा
मतलब जो भी हमारे संसाधन आते हैं जो पहाड़ों से हो गए, वो भी बहुत जगह नहीं है, बहुत कम जगह पे है। जल, पानी, हर जगह पानी अच्छा नहीं होता है। प्राकृतिक वनस्पति, हर जगह पर प्राकृतिक वनस्पति नहीं पाया जाता। प्राणियों और प्रौद्योगिकी, हर जगह प्राणी भी नहीं मिलेंगे और हर जगह फैक्ट्री भी नहीं मिलेगा, व्यापार भी नहीं मिलेगा। अब पढ़ते हैं भूमि के बारे में। ओके, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, और इतने छोटे भाग होने के वजह से भी 30% भूमि होने के वजह से भी सब जगह रहने योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न, यहाँ पर भिन्न भिन्न है, उसको विभिन्न भी बोल सकते हैं। भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असामान्य पाया जाता है। जैसे मैं बता दूं, किसी भी शहर में चल जाओ, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगा। किसी भी गांव में चल जाओ, शहर के मामले में जनसंख्या वहां पर कम होता है। लेकिन सब गांव को मिलाया जाए तो जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा। ऊपर खबर स्थलाकृत पर्वतों के शीघ्र ढाल, तीव्र ढाल। पर्वत बहुत ज्यादा ढलान पे होता है कि नहीं, ऊपर चोटी हो गया उसके बाद तुरंत ढलान। जला आकृति संघन वन क्षेत्र सामान्यता विरल अथवा निरंजन है। उर्वरक मैदानों और नदी का जो घाट है, नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। जैसे में जहां पे उर्वरक मैदान है, जहां पर खेती किया जा सकता है, वैसे मैदान जहां पर भी हो वहां पर खेती होगा। और जहां पे तटीय इलाके होंगे नदी से, वहां पर भी खेती अच्छा होता है, वहां पर हर चीज उपलब्ध होता है। इसलिए यह स्थान विश्व के संघ बसे क्षेत्र है, सघन बसे क्षेत्र है। जैसे में जहां पर भी मैदान होते हैं, जहां पर पेड़ पौधा लगाया जा सकता है, फल फसल लगाए जा सकते हैं, वहां पे लोगों की भीड़ ज्यादा होती है। और वहां पर भी भीड़ ज्यादा होगा जहां पे सघन बसे क्षेत्र। जैसे में देखो चित्र में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के लालजबर्ग, मतलब यहाँ पर चारों तरफ खेती हो रही है, लेकिन कितने घने आबादी में यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि लोग की जनसंख्या कितनी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जितने परिवार बढ़ेंगे उतने ही घर बढ़ेंगे, क्योंकि सब कोई को अब सेपरेट चाहिए, एक में तो रहना कौन चाहता है। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा था, भूमि। अब भूमि के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ज्यादा लाइनिंग चला गया ना। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों पर स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मंबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? बना सकते हैं तो बनाइए। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब भूमि पर कौन सा कार्य होगा उसके द्वारा भूमि का उपयोग निर्धारित किया जाता है। जैसे में मक्का लगाना है तो उस पर मक्का लगाना है, धान लगाना है तो धान लगाना है, गेहूं लगाना है तो उस पर गेहूं लगाना है। जैसे स्थलीकृत मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। और जनसंख्या, देखिए यहाँ पर है मानवीय कारक, मानव की जरूरी वाला सामान, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी,
ये भूमि के उपयोग का प्रतिरूप महत्वपूर्ण निर्धारक है। अगर देखो मानवीय कारक नहीं होता तो इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जब जनसंख्या नहीं होता तो दवा का इस्तेमाल करके मतलब अनाज उगाने का प्रक्रिया नहीं चलता। अगर जनसंख्या ही नहीं रहता, जरूरतें ही नहीं रहती, तो फैक्ट्री का क्या काम था? कुछ नहीं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, मतलब अपने, मेरा भूमि तो मेरा है, दूसरे किसी का नहीं है। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होता है। जैसे में पार्क, स्टेडियम, पार्क हो गया। पार्क क्या है? सामुदायिक भूमि, उसमें जो मन करे जाकर टहल सकता है, इसे उसमें प्राइवेट किसी का कुछ नहीं है। स्कूल के भूमि में कोई भी जाकर टहल सकता है। जो भी खाली मैदान छोड़े जाते हैं, फील्ड, उसमें भी लोग जाकर दौड़ सकते हैं, चाहे जो मन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अपनी निजता को स्थापित नहीं कर सकते हैं। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को, नट और या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। अब देखो होता क्या है, चारा, जो फसल हो जाते हैं उसको जो काट छाट कर दे दिया जाता है, उसको चारा बनाते हैं। फल, सब जानते हैं फल, फ्रूट्स। नाट या औषधियां, उस बूटी को एकत्रित करना पड़ता है, मतलब इकट्ठा करना पड़ता है। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। साझा संपत्ति संसाधन ये सभी के लिए है। आज भी जड़ी बूटी का नॉलेज जिसके पास है, वो जो मन करे वो कर सकता है। जड़ी बूटी का इतना ताकत है कि अच्छा से अच्छा बीमारी भी खत्म किया जा सकता है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। अब देखो, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव ही बढ़ते रहती है। जनसंख्या, लोग शादी करवे करेंगे, बच्चे करवे करेंगे, तो जनसंख्या बढ़ गया। अब जनसंख्या बढ़ गया तो मांग तो बढ़वे करेगा। पहले कपड़ा एक परिवार में एक आदमी पहनता था, अब एक परिवार में 4 आदमी कपड़ा पहनता है। मांग बढ़ गया कि नहीं? पहले 2 कपड़े में महीना निकल जाता था, आज महीने के लिए 30 कपड़ा चाहिए। एक महीना में 30 दिन, 30 दिन के लिए 30 कपड़ा। लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि ज्यादा तो नहीं हो सकती। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आयोग भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। देखो हो क्या रहा है, भूमि तो ज्यादा नहीं है, लेकिन भूमि पर अब घर बनाए जा रहे हैं। बहुत सारा ऐसा भूमि है जिस पर अनाज उगाया जा सकता है, उस पर लोग अब घर बना रहे हैं रहने के लिए। तो इस तरह भूमि की कमी होते जा रही है और उसमें लोग हस्तक्षेप अलग कर रहे हैं। फैक्ट्री वाले भी वही जमीन चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, खोज रहे हैं जिस पर खेती की जा सकती है। ऐसा भूमि का क्या जरूरत है? आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन मतलब होता है जो पहाड़ से मिट्टी गिरने लगता है, मृदा अपवर्दन, मरुस्थलीकरण, भूमि का खत्म, सूख जाना, मृदा का खत्म हो जाना, उसके बाद से पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा। और ये सब पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, जैसे में निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, ये अगर होते हैं तो जीवन के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। पहले जिस जमीन पर खेती किया जाता था, उस जमीन पे आज स्कूल बनाए जा रहे हैं, फसल बनाए जा रहे हैं। अरे भाई, चेवड़ा जो है उसमें बनाओ ना, स्कूल बनाना है तो बनाओ।
चौड़ा में बनाओ, मूज में बनाओ, जहां पर बहुत सारा पानी लगा हुआ है। जिस जमीन पर हम खेती कर सकते हैं उस पर लगाने से क्या फायदा, लेकिन जिस जमीन पर पानी लगा रहता है वहीं से पानी धरती में जाता है, जिसकी वजह से फिल्टर होने के कारण हम उस पानी को पी सकते हैं। अब ये देखो, 1 नंबर जमीन में पहले यहाँ पर खेती हो रहा है, 2 नंबर जमीन में इलेक्ट्रिसिटी आ गया, लोग घर बनवा लिए, यहाँ पर जहाँ झोपड़ी है वहां पर घर बन गया, तो इतने दूर का जो घास उस लगा है खत्म हो गया कि नहीं। 3 नंबर में ये खेती बाड़ी दहले है, सब खट गया, उसके बाद इधर बिल्डिंग बन गया। अब जो बीच का पगडंडी दिख रहा है उसमें रोड बन गया, इधर भी रोड, अब लाइट लग गया, इधर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। अब 4था नंबर में देखो, पूरा सिटी बस गया, जो खाली जमीन है उस पर पार्क बना दिए गए हैं। देखो इधर 4 नंबर में पार्क बने हैं कि नहीं बने हैं। अब बीच में लाइट लगा दिया गया, रोड चौड़ीकरण कर दिया गया। तो ये सब है जिसके वजह से भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन होता है। पहले एक ट्रैक्टर से लोग खेत जोता था, आज जिसके पास ज्यादा खेत हो गया वो ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर रख ले रहा है, गाड़ी ही गाड़ी रख ले रहा है। अब देखते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इसे एक प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए, और जो विनाश की वर्तमान दर जो चल रहा है इसको अवश्य रोकना चाहिए। बिनरोपण भूमि उदार रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरक के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। जैसे में वन रोपण मतलब जंगलें लगानी चाहिए, भूमि उदार करने के लिए भूमि को स्वच्छ रखना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों में यह फायदा होगा कि रसायन नहीं लगाएंगे तो भूमि के उर्वरक क्षमता खत्म नहीं होगा। उर्वरक के विनियमित को बढ़ाना चाहिए। अतिचरण बहुत ज्यादा आविष्कार और उसके उपयोग को रोकना चाहिए। संचार के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं, जैसे मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार पृथ्वी के पीठ पे दानेदार क्या होते हैं, आगे पढ़ते हैं। दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो पतली परत होती है सबसे ऊपर वाला दानेदार उसको मृदा कहा जाता है। यह भूमि के निकटता से जुड़ी है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, और यही स्थल रूप जो है मिट्टी का ऊपरी लेयर, सबसे ऊपर वाला परत, वे उसकी उर्वरक क्षमता को निर्धारित करता है, उसके मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, और मृदा का निर्माण होता है चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ जितने भी होते हैं उसके वजह से। अब देखो यहाँ पे है भूस्खलन भी है, ऊपर से पहाड़ पर से मिट्टी गिरा, पूरा शहर का शहर दहवा के लेकर चला जाता है। जैसे में मतलब ये आ जाए, क्या बोलते हैं, लावा गिरने लगे पहाड़ से, उसमें भी बहुत दिक्कत है। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वे प्रातः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, बढ़ा देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से
निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है और नदी का स्तर बढ़ जाने की वजह से जितने भी निचले क्षेत्र में लोग रहते हैं, तटीय क्षेत्र में, उन लोगों का विध्वंस हो जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है, और यह एक चिंता का मुख्य विषय है। उसके बाद है एक वस्तु स्थिति अध्ययन। एक वस्तु के बारे में अब उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, हिमाचल में किन्नौर जिला है, किन्नौर जिले में रेकांगा पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय मार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तानी तिब्बत सड़क जो थी 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया है। ऐसे बहुत सारे न्यूज में, इस न्यूज को आप सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा गूगल पे। मैं दिखा दूं क्या? दिखा देता हूं। कौन सा है यहाँ पे? हिंदुस्तान तिब्बत सड़क भूस्खलन। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूं, ये देखो किस तरह भूस्खलन होता है, तो किस तरह रोड को क्षति पहुंचती है। जैसे में आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे भूस्खलन जो बड़ा में दिख रहा है, उसके बाद देखिए ये भूस्खलन के कारण यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्योंकि ये इमेज ही ब्लर है, लेकिन ये आपको साफ दिखेगा। देखो यहाँ पर भूस्खलन के कारण कितना बड़ा डिजास्टर हुआ है, दिख रहा है। और मैं आपको दिखा दूं, तब ये देखो भूस्खलन के वजह से यहाँ पर सब डांडी लगा दिया गया है और कितने सतर्कता से गाड़ी को एक दूसरे इलाके से पास किया जा रहा है, दिखा। अब उसके बाद ये देखिए भूस्खलन की वजह से गाड़ी पहाड़ के नीचे गिर रहे हैं। तो ऐसे डिजास्टर में बहुत लोग मारे जाते हैं, जितने भी उस रोड से आते हैं वो मारे ही जाएंगे। जैसे में ये देखो किस तरह भूस्खलन हुआ है, रोड ही ब्लॉक हो गया है पूरा। एक रोड से मतलब नहीं, पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया गया है। अब देखो बहुत बार होता क्या है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऊपर से एक पहाड़ ही गिर गया, मतलब एक पत्थर का टुकड़ा आकर गिर गया, फिर उसके वजह से देखो इधर किस तरह हुआ, पूरा रोड ही साफ हो गया है। तो यही है भूस्खलन। और फिर उसको जेसीबी लगाकर इसको ठीक किया जाता है इस तरह से। उसके बाद से राष्ट्रीय राजमार्ग को फिर से खोल दिया जाता है आम जनता और आम नागरिकों के लिए। अब देखो कहीं आप चल रहे हो रोड पे और चलते चलते वहां से सड़क गायब, आप क्या जाओगे? उस सड़क के साथ जाओगे कि नहीं? क्योंकि जिस चीज पर चल रहे हो वही नीचे से खत्म हो जाए, आप कहाँ जाओगे? आपको वहीं पर जाना पड़ेगा उसके साथ ही। जैसे में देखो यहाँ पे भूस्खलन के कारण किस तरह यहाँ से मिट्टी गायब हुआ है कि नहीं? चलिए फिर से हम आ जाते हैं अपने बुक पे। तो हम ये पढ़ लिए हैं, सड़क गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंचती है। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पुनर्रूप से खाली करा दिया गया है और फिर से उस पंजी गांव को खाली करा दिया गया है। जहां बार बार बाढ़ आ रहा है, उससे बढ़िया है कि वहां से खत्म हो जाओ। अब उसके पास से पढ़ेंगे न्यूनीकरण क्रिया विधि। अब न्यूनीकरण क्रिया विधि क्या होता है, इसके बारे में पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, मतलब किन किन कारणों से भूमि का स्खलन हो सकता है और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है, मतलब कुछ प्रकारें हैं जो हम करके भूस्खलन को रोक सकते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें से पहला है
मैं क्लोज ब्रैकेट करके दिखाता हूं। ओ, ये नहीं। जैसे मैं ये देखो यहाँ पर लिख रहा है, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। समझे नहीं समझे? फिर से बताता हूँ। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर, मतलब जहां जहां भूस्खलन हो सकते हैं उसका मैप बनाकर उसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को, जो भी स्थान प्रभावित होते हैं उसे इंगित करो, मतलब सेलेक्ट करो। इस प्रकार मतलब ऐसे ही इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, और इन स्थानों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, मतलब वहां पर आवास से नहीं बनेगा। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। अब यहां से दूसरा है, भूमि को सिकुड़ने से बचाने के लिए। भूमि जब सिकुड़ता है, यहाँ पर सिसकने लिखा है लेकिन सिकुड़ना होगा, सिकुड़ने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि। जैसे में देखो, अगर भूस्खलन को रोकना है तो सबसे पहले तो एक दीवार बना सकते हैं, और दूसरा है भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है जंगल बसा दो। पहाड़ पे पेड़ लगा दो, जंगल लगा दो, पूरा बड़े बड़े पेड़ लगाओ पहाड़ पे, इसके वजह से भूस्खलन ना हो। आज भी आप महाराष्ट्र में कहीं भी चल जाओ, तमिलनाडु में चल जाओ, बहुत सारे धार्मिक स्थल पे चल जाओ, तो वहां पे पहाड़ों के साइड में पेड़ लगा दिए जाते हैं। पेड़ लगाने की वजह से होता क्या है कि भूस्खलन रुक जाता है। जैसे में पेड़ लग जाएगा तो जड़ जड़ सब मिलकर उसको स्ट्रांग बना देता है। मैंने तो आज तक त्रिजटा पर्वत पर गए हैं। जैसे में झारखंड में जाने के बाद जो तीर्थ स्थल है उस पे जाओगे तो एक पर्वत है, पर्वत का नाम है, मैं पर्वत का नाम भूल गया। वहां का पहाड़ भी बहुत बड़ा है, पहाड़ भी बहुत बड़ा है। मैं नाम भूल गया, लेकिन मैं ऊनीगढ़ गया था, महाराष्ट्र के ऊनीगढ़ में, नासिक गया था। वहां पर भी पहाड़ जितने भी थे, वहां पे पहाड़ों पे जंगल लगा दिए गए थे, और बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, छोटे छोटे पेड़ नहीं थे, बहुत बड़े बड़े, जैसे पीपल, शीशम, ऐसे ऐसे पेड़ वहां पर लगे हुए थे, जिसके वजह से भूस्खलन वहां पर कम होता है। और भूस्खलन होता भी है तो वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नहीं रहते कि किसी को क्षति पहुंचे। ओके, अब आगे क्या देखते हैं। सतही अपवाह तथा झरना। अपवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किया गया है। अब जैसे में सतही तौर पे झरने की वजह से वहां पे बहुत बड़ा डिजास्टर होता है, इसके वजह से झरना को एक अच्छे डायरेक्शन में मोड़ दो, एक ऐसे डायरेक्शन में मोड़ दो कि जहां से क्षति ना पहुंचा पाए। झरना का पानी तेजी में भी गिरता है ना, ऐसा बात नहीं है कि झरने का पानी स्लो 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 गिरेगा। पहले कभी स्लो गिरता है, कभी सिलन होता है, कभी बहुत तेजी से गिरता है। क्यों गिरता है? वो जमीन के प्रेशर से वो पानी लेता है और तब पहाड़ को देता है, और तब पहाड़ उसको गिराता है, जिसको झरना बोलते हैं। केरल में एक ऐसा झरना है जहां पे आप जाओगे तो समझो कि अगर वो किसी इंसान के ऊपर गिरवे नहीं करेगा, वो पवित्र लोग के ऊपर गिरता है, अच्छे लोग के ऊपर, घटिया लोग के ऊपर नहीं गिरता। कभी जाओ आप, कोशिश करो जाकर वहां पे कि आपके ऊपर वो पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। गिर रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो, ये है प्रतिधारी दीवारें। ये जो दीवारें सामने दिख रही है, ये दीवारें बनाई गई है कि भूस्खलन को रोका जा सके। फिर भी अगर ज्वालामुखी ऊपर से गिरे तो ये दीवार रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। मौसम के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपके साथ भी छेड़छाड़ करेगी।
जैसे मैं यहाँ पर देखो मिट्टी है, सबसे नीचे वाला जनक चट्टान, नीचे चट्टान है। फिर उसके बाद अपक्षीय चट्टान पदार्थ, और ये भी चट्टानी है। उसके बाद से आते हैं बालू, गाद, कले के साथ उपमृदा, मतलब जो नीचे के लेयर होते हैं जिस पर अब बोया, मतलब कोई भी चीज बोया जा सकता है, उगाया जा सकता है, जो फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। उसके ऊपर होते हैं हुमस और वनस्पति के साथ उसकी मृदा, और सारे वनस्पति के साथ जल से मिलने वाले सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे पोषण यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिसके वजह से फसल बढ़ता है अपना। मृदा परिच्छेदी, यह शब्दावली है। अपक्षय, अपक्षय मतलब तापमान परिवर्तन। तुषार, यहाँ पर है तापमान परिवर्तन और तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना। इसका मतलब होता है अक्षय का मतलब, अक्षय का कहाँ लिखा है, अक्षयता लिखा है ना यहाँ पे, उसी का अर्थ यहाँ पे बताया गया है, अक्षय। चलिए इसके बाद जानते हैं, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, और यह प्रक्रिया अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से बनता है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर जो लेयर है मिट्टी का, उसके वजह से बनता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब देखो, खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण ही जमीन को उपजाऊ बनाता है। जैसे में आप देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे में मृदा, अब मृदा से देखो, जनक शैली, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, प्रगमत्या को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा अपेक्षा और हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। उच्चता, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। सब मृदा ही है। समय मृदा परिच्छेदित की मोटाई को निश्चित करता है, यह भी मृदा ही है। सब चीज तो मृदा को ही करना है, किसी दूसरे को थोड़े करना है। दूसरा कर दे तो उसकी क्या जरूरत है। अब अगले भाग में पढ़ेंगे मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक होते हैं। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।